हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल परमिटिविटी एंड रियल रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इन कूलम्स लॉ। तो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, उसका मैग्नीट्यूड होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर, where q1 is the positive q1 charge, point charge, and this is positive q2 charge, and r is the distance between them। ठीक है, तो ये जो k होता है ना, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। k का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। तो हमने आपको बोला था कि ये जो इप्सिलॉन होता है ना, इप्सिलॉन, इसका नाम है इप्सिलॉन, और इसका काम क्या है? इसका काम है, इसका एक्चुअली प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं कि परमिटिविटी। परमिटिविटी 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 किसको बोलते हैं? मान लो कि दोनों चार्ज को हमने एआर पे रखा, ठीक है, तो एआर कोशिश करेगा, एआर का इन दोनों के बीच में क्या है? मॉलिक्यूल्स है, एआर मॉलिक्यूल्स है। तो एआर का मॉलिक्यूल्स क्या कोशिश करेगा? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स ये मॉलिक्यूल्स को चार्ज कर, आपस में मॉलिक्यूल्स को भी इंड्यूस करता है चार्ज बनाने के लिए। मतलब ये जो Q1 चार्ज है, इसके जो बगल वाले जो एआर मॉलिक्यूल्स है, ये भी इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या चार्ज हो जाएगा बताइए? अगर पॉजिटिव है तो इंड्यूस की वजह से हो जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज वापस इस बगल वाले ठीक करीबी पॉजिटिव चार्ज को प्लस में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे ही जो इधर अगर प्लस Q1 चार्ज है, इधर अगर प्लस Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इधर का जो आसपास का जो सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स होता है, वो एयर मॉलिक्यूल्स भी चार्ज हो जाएगा। ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ऐसे चार्जेबल हो जाएगा। पर मैंने आपको एक बात बताया था कि हर एटम और हर इलेक्ट्रॉन्स, हर मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है अपना इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी बरकरार रखना। तो जो एटम जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल में एटम ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहता है ना। इन न्यूट्रल कंडीशन एटम्स आर मोर, क्या? एटम्स आर मोर इक्विलिब्रियम, मोर इन इक्विलिब्रियम कंपेयर टू चार्ज स्टेट। चार्ज स्टेट, ठीक है, अगर उसको चार्ज की जरूरत नहीं है फिर भी हम उसको चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, इन केस में तो न्यूट्रल कंडीशन सबसे इफेक्टिव होगा, सबसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा न्यूट्रल कंडीशन। अगर किसी को चार्ज, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, वो हमेशा चार्ज मांगता है, तो उसको अगर एक नेगेटिव आयन मिल जाए तो F माइनस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फ्लोरीन। तो अब हमने फोर्सफुली इसको चार्ज दे दिया, तो ये जो इसका न्यूट्रल कंडीशन को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। तो होता ये कि एयर मॉलिक्यूल्स कोशिश करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स कुछ अपना खुद का एक फील्ड जनरेट करेगा। जैसे कि एयर मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि आप इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन का, चार्ज का जो बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा कम करे, ज्यादा से ज्यादा कम करे। तो इन ऑर्डर टू maintain its stable neutral condition, ठीक है, in order to maintain its stable neutral conditions, air molecules tries to oppose the force of interaction
between the two charges. In order to maintain its equilibrium position, air molecules stable neutral condition, air molecules tries to oppose the force of interaction between the two charges. ठीक है, ये जो दोनों चार्ज के भीतर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, एयर मॉलिक्यूल्स इसको कम करने की कोशिश करेगा, और ये कम करने की कोशिश करेगा इस वजह से ये जो परमिटिविटी ना, एक नया प्रॉपर्टी आएगा जिसका बोलते हैं परमिटिविटी। तो जिस मीडियम का ऑपोज करने की क्षमता ज्यादा है उसका परमिटिविटी ज्यादा। मतलब परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा, इसको एक बार पॉज करो, नोट लिख लो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी का एक्चुअल डेफिनेशन। तो परमिटिविटी एक्चुअली क्या होता है, क्या किधर से आता है, वो आपको समझा दिया कि बीच का जो मीडियम है वो मीडियम कोशिश करेगा कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, दैट इज वाई स्टेबल फॉर्म पे रखने के लिए, दैट इज वाई ये कोशिश करेगा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा कम हो दोनों चार्ज के बीच में। तो परमिटिविटी का डेफिनेशन होता है, परमिटिविटी का डेफिनेशन होता है द मीडियम परमिट्स इट्स ओन फील्ड। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है तो ऑपोजिंग फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू oppose the force of interaction between the two charges, ठीक है। जो मीडियम होता है वो मीडियम परमिट करता है कि परमिटिविटी ज्यादा है, मतलब उस मीडियम को अपोज करने की क्षमता ज्यादा है। अगर परमिटिविटी कम है इसका मतलब है कि उस मीडियम का अपोज करने की क्षमता कम है, ठीक है। दैट इज व्हाई द टर्म कॉल्ड परमिटिविटी। तो अच्छा, एक और टर्म हमने बोला था कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम नाम पुकारते हैं इप्सिलॉन आर। आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिविटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसका प्रॉपर्टी होता है इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट सबसे कम अपोज करने की क्षमता होती है दोनों का, वैक्यूम का भी एआर का भी, ठीक है। दोनों का ही ये अपोज करने की क्षमता मतलब परमिटिविटी सबसे कम होता है। तो इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो और इप्सिलॉन आर का डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी मीडियम, द मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर हैज परमिटिविटी much higher than the latter मतलब वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर से कोई भी अदर मीडियम का परमिटिविटी होता है बहुत हायर, तो उसको हम नाम देते हैं इप्सिलॉन, ठीक है। तो इप्सिलॉन नॉट से कितना ज्यादा है उसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी आरपी, रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ और ऐसा लिख सकते हैं कि हाउ मच रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइंस हाउ मच magnitude of permittivity
इज हायर, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि ओरिजिनल जो परमिटिविटी होता है इप्सिलॉन नॉट, उससे कितना हायर है आपका परमिटिविटी, वो उसको डिफाइन करते हैं इप्सिलॉन आर, ठीक है। उसको डिफाइन करते हैं इप्सिलॉन आर, ओके। तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो ये चीज, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इसको बार बार देखो, ठीक है। समझ में ना आया है तो बार बार देखो एंड लास्ट में इसको पॉज करके नोट बनाना, ठीक है। और लास्ट में हम ये बोलने की कोशिश करूंगा कि इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं k का वैल्यू लिखूं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है कितना, 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी अगर मीडियम है अदर देन वैक्यूम, और दिस केस इज ओनली ट्रू फॉर वैक्यूम एंड एयर मीडियम, ठीक है। कोई भी अदर मीडियम देन वैक्यूम एंड एयर, उस केस में क्या होगा था, 4 पाई इप्सिलॉन को दो पार्ट में लिख सकते हैं, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ बाई इप्सिलॉन आर। जैसे कि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 81, ठीक है। वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 81, मतलब उधर इस वैल्यू की जगह 81 आ जाएगा, इप्सिलॉन आर की जगह 81 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम करेंगे, ठीक है। ये था कि रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी है 81, ठीक है। वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी है 81। So what will be the force of interaction between the charges placed in water compared to air? तो वाटर में रखने से उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, कितना टाइम्स बढ़ेगा कितना टाइम्स घटेगा, वो वाटर के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है। एयर के रेस्पेक्ट में हमें उसको डिफाइन करना है, ठीक है। वही हम लोग देखेंगे, ओके। तो पहली दफा तो यह है कि कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग समझे चीजों को तो हमको समझ में आएगा कि जिसका इप्सिलॉन आर ज्यादा, उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को अपोज करने की क्षमता भी ज्यादा, आपको बोले थे आगे। मतलब उस केस में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो एआर के मुकाबले कितना होगा, कम होगा। अब कितना टाइम्स कम होगा वही हमें अभी देखना है। पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्चुअली हम एक चीज बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन FOI, जिसको हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इन वाटर must be less than एयर। क्यों? क्योंकि इसका इप्सिलॉन आर ज्यादा है। इप्सिलॉन आर ज्यादा है मतलब वो एयर से उतना टाइम्स अपोज करने की क्षमता ज्यादा है उसको, ठीक है। तो अपोज करने की क्षमता ज्यादा है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को, इसका मतलब इस वाटर के केस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा कम। कितना कम? तो देखते हैं, FAR, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन एयर will be equals to 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square, ठीक है। 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square। और F वाटर, ठीक है, F वाटर क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी और सिस्टम पे अगर जाओगे तो उसके इसमें इप्सिलॉन नॉट की जगह वैक्यूम और एयर पे भी हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट, अदर देन वैक्यूम एंड एयर हम लिखेंगे इप्सिलॉन, सोनली इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे। और 4 पाई इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर,
तो F इन वाटर हो जाएगा हमारा 1/εr मल्टीप्लाइड बाय 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा एफ एयर डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन आर, एफ एयर डिवाइड बाई इप्सिलॉन आर। तो हमसे पूछा था कि इप्सिलॉन आर का वैल्यू 81, तो इनसे फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, एफ वाटर इक्वल्स टू एफ एयर डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, एफ वाटर इक्वल्स टू एफ एयर बाई 81। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस था, ठीक है, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस था। अभी हम इसके आगे कुछ और चीज करेंगे, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो और दो क्वेश्चंस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के रिलेटेड, ठीक है, जो पहले आ चुका है। तो फिलहाल हेलो, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, एक बार देख लो क्या लिखा है कि टू चार्ज आर प्लेस्ड इन ए लिक्विड वेयर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम द हाफ कंपेयर टू वैक्यूम। मतलब एक लिक्विड के अंदर दो चार्ज को जैसे रखा था वैसे रखा था पहले वैक्यूम पे, उधर उसको डाल के ले गया हम एक लिक्विड पे, उधर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स हाफ। उसके साथ साथ देखो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो मेड टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल। मतलब पहले अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस d था, अभी कर दिया गया है d/2 और साथ साथ फोर्स भी हो गया है F/2। सो इन केस में फाइंड आउट द इप्सिलॉन r ऑफ द लिक्विड। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो दो चार्जेस आर Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी k 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन वैक्यूम। ठीक है, तब उनको जब हम लोग प्लेस कर रहे हैं एयर पे, अच्छा, उनको जब प्लेस कर रहे हैं एयर पे और उसका बीच का डिस्टेंस भी कर दिया गया है r/2, तो फोर्स हो गया मेरा F/2 और डिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी, r/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो और ये क्या है, k का वैल्यू 1/4π इप्सिलॉन, इप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं कितना, इप्सिलॉन r इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 1 with respect to equation 2 will get f/2 equals to 1/4π epsilon naught Q1 Q2 by r square divided by 1/4π epsilon naught Q1 Q2 by r/2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर आके हो जाएगा 2 और ये ऊपर आके हो जाएगा इप्सिलॉन r इनटू ये ऊपर आके हो जाएगा 1/4, तो इप्सिलॉन r विल बी 8। तो इससे आपको पता चल गया कि जो मीडियम पे हमने रखा है उसका इप्सिलॉन r विल बी 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को पॉज करके बार बार सॉल्व करो, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो हम देखेंगे कि टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज मेटालिक स्फीयर्स आर हंग बाय स्ट्रिंग्स and strings makes a 60 degree with each other in vacuum। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दो चार्ज स्फीयर को अपने स्ट्रिंग से लटकाया, ऐसे स्ट्रिंग से लटकाया एंड दे मेक 60 डिग्री विथ ईच अदर इन वैक्यूम। ठीक है, तो होल अरेंजमेंट को हमने क्या किया, इसको वैक्यूम से, ठीक है, रखा किधर,
लिक्विड पे, वैक्यूम से लिक्विड पे रखा और तभी देखा कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, कि क्या क्या चीज बोला गया है बताओ। कि स्फीयर का, दो स्फीयर का डेंसिटी बोला गया है और मीडियम का डेंसिटी बोला गया है। ठीक है, तो कोई भी, आपको पता है कि कोई भी मीडियम पे अगर कोई भी मास को लेके जाओगे तो उसका मास का थोड़ा सा हिस्सा कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपरेंट मास। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज लॉ सम मास कब कुछ कम हो जाता है, कैसे, वो डिपेंड करता है कि लिक्विड का डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब कुछ लिक्विड, कुछ मास का जो वॉल्यूम, जितना अमाउंट इमर्स रहता है लिक्विड के अंदर, उतना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस कर देता है। तो जिसके वजह से उसका अपरेंट मास पे थोड़ा फर्क आता है। ठीक है, ओरिजिनल मास पे थोड़ा फर्क आता है और मास ओरिजिनल मास से चेंज हो जाता है, चेंज मतलब कम हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, इसको एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहा तो ध्यान से देखो। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने दो फिगर ड्रॉ किया, एक वैक्यूम पे है 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के भीतर अगर चार्ज स्फीयर है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, इसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज इस तरफ एक F फोर्स फील करेगा और नीचे तो उसका वेट तो काम ही कर रहा है। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई mg। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई mg। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इससे क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू Fm बाई m डैश g। क्योंकि इधर मास थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो आ जाएगा Fm बाई m डैश g। तो अगर देखो दोनों केसेस में हमारा एंगल बराबर है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं F बाई एम जी इक्वल्स टू एफ एम बाई एम डैश डी। ठीक है, तो चार्ज तो चेंज नहीं हुआ ना, चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या है तो F की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वैक्यूम पे था, पहला केस हमारा वैक्यूम पे था। ठीक है, और ये केस किधर था, ये केस था लिक्विड पे, एक सर्टेन लिक्विड पे है जिसका डेंसिटी है सिग्मा 0.5 ग्राम पर सीसी। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, मान लो इस लो का डिस्टेंस है r, डिस्टेंस का अगर r दे लो तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा r, तो Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ठीक है, इनटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। अब m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का डेंसिटी इनटू g। ठीक है, और इधर क्या लिख सकते हैं, देखो m डैश क्या लिख सकते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसका स्फीयर का डेंसिटी माइनस जो लिक्विड का डेंसिटी, जितना अमाउंट ऑफ वेट घटा उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना तो उसका मल्टीप्लाइड बाय g। अगर इस चीज में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आर्किमिडीज लॉ एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, आर्किमिडीज लॉ एक बार फिर से देख लेना। तो अच्छा, तो इसको कैलकुलेट करके हमको क्या मालूम पड़ेगा, तो सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, और रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.5 ग्राम पर सीसी। तो अब दोनों को काट के कूट के हमें मिलेगा कितना, कितना मिलेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो इप्सिलॉन r इक्वल्स टू आएगा सिग्मा बाई सिग्मा माइनस रो, we will equal to 1.5 by 1.5 minus 0.5, तो आंसर विल बी 1.5। ठीक है, आंसर विल बी 1.5। तो मुझे अच्छा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को आई थिंक सबने समझ में आ गया। So thank you very much for today's lecture is over. Have a good day.